ये मेंस का भी टॉपिक है हम लोग का, झारखंड के सदान। तो इसको बेहतर तरीके से पहले समझेंगे, लिखेंगे बाद में, ताकि यहाँ अगर पढ़ लें पीटी निकल जाए तो मेंस से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता इसको ना पड़े। समझ रहे बात को? अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, अभी तक बार बार जो क्वेश्चन छू रहा है मेंस में वो बिरसा मुंडा के आसपास का क्वेश्चन छू रहा है। जैसे लास्ट जो क्वेश्चन पूछा बिरसा मुंडा से ही रिलेटेड था, लेकिन बिरसा मुंडा से नहीं था। बहुत लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था, यहाँ तक टीचर लोग को भी पता नहीं था उसका आंसर। बहुत सारे टीचर लोग जिससे हम पढ़े भी थे वो भी, या फिर कुछ ऐसे टीचर लोग से भी बात किए थे जो अच्छे खासे मतलब जानते हैं, जानकार, वो भी उसका सही उत्तर नहीं दे पाए थे, और पुराने बच्चे लोग भी नहीं दे पा रहे थे। क्वेश्चन क्या था कि बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद जो झारखंड में आंदोलन चला वो एक शांति एवं संगठित रूप से चला। इसको आप लिखने के लिए इसके बारे में लिखना था आपको कि बिरसा मुंडा विद्रोह के बाद झारखंड में जो आंदोलन का स्वरूप था वो शांति एवं संगठित रूप से चला। क्या आप इसे सहमत है? ऐसे कुछ क्वेश्चन था उसका। आप लोग नहीं पढ़े अभी तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने 98% बच्चों ने इसमें क्या लिखा वो मैं बता रहा हूं। बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद एक तिलका मांझी विद्रोह चला था, सॉरी टाना भगत आंदोलन चला था, टाना भगत, ठीक है। तिलका मांझी तो सबसे पहले वाला विद्रोह था। टाना भगत आंदोलन चला, ठीक है, जतरा उराव द्वारा, जो कि पूरी तरह गांधीवादी आंदोलन था। वो गांधीवादी आंदोलन मतलब जैसे अहिंसा पे आधारित था। वो घंटी ले लेता था, झाल ले लेता था और बजाते रहता था और विरोध करता था उस तरह से, समझे? उस तरह का उसका विरोध प्रदर्शन पूरा था। बोलता था हम जो जमींदार उसका खेत नहीं जोतेंगे, मतलब सीधा असहयोग, सात्विक जीवन जिएंगे, कुछ मतलब मांस मछली का भक्षण छोड़ देंगे, दारू मौत छोड़ देंगे, सफेद वस्त्र धारण करेंगे, जनेऊ धारण करेंगे, राम राम जपेंगे, समझे? तो ये सब उनके आचरण में था और इस तरह से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका विरोध प्रदर्शन बहुत मतलब बोल सकते हैं कि बहुत फेमस हुआ था। और इस पे यहाँ के जो उपायुक्त थे असहयोग आंदोलन के दौरान ये लिखे भी थे कि जो टाना भगत है उनका आंदोलन काफी विकसित हो गया है, मतलब उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया है टाना भक्तों को। अब देखेंगे कि 1947 में जब भारत आजाद होता है तो पहला एक्ट लाया जाता है टाना भक्तों के लिए ही कि उनकी जो जमीनें छीन ली गई इस वजह से उनको दोबारा स्थापित किया जाए। आपके किताब में, उस किताब में लिखा हुआ टाना भगत पुनर्वास अधिनियम करके आया होगा। तो टाना भगत जो आंदोलन चला था ना पूरी तरह से शांति आंदोलन था, उसमें किसी तरह कोई भी वायलेशन नहीं हुआ था। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, और बिरसा मुंडा आंदोलन कैसा था? एक उग्र आंदोलन था, विद्रोह था, मारने वाला विद्रोह था कि जो मिल रहा है पीटो पहले उसको, चाहे पुलिस वाला हो चाहे ईसाई। मेन टारगेट तो ईसाई पे था, ईसाई मिशनरी पे ज्यादा टारगेट था, लेकिन अगर पुलिस भी आ रही तो उससे भी इनका झड़प हुआ था। मास विद्रोह था वो, जनजातीय लोग भी बहुत मारे गए थे उसमें। तो वो तो एक पूरा क्या बोल सकते हैं खूनी विद्रोह जैसा था वो, और ये पूरा शांति विद्रोह था, एकदम गांधीवादी आधारित था। तो मैक्सिमम लोगों ने ना उसी को लिखा, मतलब पूरी तरह से टाना भगत को ही लिख दिया, समझ रहे? 1900 ईस्वी में विद्रोह समाप्त हुआ, ये हमारा बिरसा मुंडा। 1914 में टाना भगत वाला विद्रोह शुरू होता है और वो पूरी तरह से गांधीवादी था, शांति विद्रोह था। तो उसी से कनेक्ट करके उसको लिखना प्रारंभ कर दिया। अब पूरा टाना भगत विद्रोह लिख करके आ गया कि इस तरह से, मतलब उसका पूरा आचरण लिखा, कैसे करके विद्रोह हो रहा था, ऐसे मतलब इस तरह से आंदोलन चल रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन था, गांधी जी से जुड़े, सारा कुछ लेकर के आ गया। अब किसी से ये क्वेश्चन पूछिएगा, आपके अगर जानकार हो उनसे, वो इसी पे ज्यादा फोकस करेगा। लेकिन ये क्वेश्चन का एक ही पार्ट था, दूसरा पार्ट मैक्सिमम लोगों ने नहीं लिखा। दूसरा पार्ट था कि संगठित रूप में चला था। संगठित रूप में कैसे चला, उस पर किसी का ध्यान गया ही नहीं, सिर्फ शांति पे ध्यान गया कि शांति रूप से चला था। शांति नहीं लिखा था, अहिंसक लिखा था। अहिंसक तो था ही, कोई वायलेशन तो हो ही नहीं रहा था, तो अहिंसक ही था, गांधीवादी क्या बोलते हैं विचारधारा पे आधारित था। लेकिन संगठित रूप से चला था, इस पे कोई फोकस ही नहीं किया लिखने में। अब देखेंगे कि
1910 से ही संगठन बनना शुरू हो जाता है। जे बार्थोलोमेव ने एक ढाका छात्र संघ का गठन किया, आदिवासी महासभा का गठन होता है जाकर के 1938 में। उससे पहले बहुत किसान सभा गठन होता है। उससे पहले अगर देखें तो एक छोटा नागपुर आदिवासी सभा का गठन होता है, उन्नति सभा का गठन होता है 1915 में। तो ये सारे संगठन जो विकास हो रहा है, ये क्या है, संगठित रूप से ना आंदोलन का प्रकार है। इस पे नहीं फोकस किया लोगों ने, ज्यादातर फोकस टाना विद्रोह पे कर दिया, जबकि क्वेश्चन का एक ही पार्ट था। समझ रहे बात को? तो क्वेश्चन इस लेवल से पूछा जाता है। सिख जेपीसी में क्वेश्चन पूछा था कि जो सरदारी विद्रोह चला, ठीक है, बोला कि सरदारी विद्रोह का ही परिणाम था बिरसा मुंडा विद्रोह। आप इसको लिखें, इसी के बारे में लिखा था। और कोई भी बुक अगर आप उल्टा लीजिए, आपके पास जो भी सोर्सेस हो, उसमें देखिए सरदारी विद्रोह 10 से 12 लाइन से ज्यादा लिखा ही नहीं है। सरदारी विद्रोह के बारे में 10 से 12 लाइन से ज्यादा कहीं नहीं लिखा हुआ है, और उसी का परिणाम था बिरसा मुंडा, इसको लिखना था। तो सरदारी विद्रोह पे ज्यादा फोकस करना था और उससे कनेक्ट कर देना था किससे, बिरसा मुंडा आंदोलन से। समझ रहे बात को? लेकिन उसका डेटा ही नहीं कहीं था। अब जो बच्चा सिर्फ झारखंड तैयार करके गया था ना, वो मात्र 2 पेज 3 पेज लिख के आया था उसमें, या तो पूरा बिरसा मुंडा भर के आया था। सिख जेपीसी में बता रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन पूछता है झारखंड में। अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इसका मतलब कुछ डीप सोच करके ही पूछेगा, मतलब कुछ ऐसा पूछेगा जो आम समझ से थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ेगा, तभी लिख पाइएगा। ठीक है, तो इसी तरह हो, अभी तक तो यही पूछा है, लेकिन हो सकता है अगला बार सदान ही दे दे, सदान का कॉन्सेप्ट से दे दे। तो क्योंकि एस.सी. रॉय जो एक शरद चंद्र रॉय व्यक्ति, जिनका नाम हम लोग ने बहुत सुना है अभी तक, ठीक है, उन्होंने सदान को यहाँ का मूलवासी बोला ही नहीं। ठीक है, अपने जो मुंडाज इन देयर कंट्रीज लिखे, उन्होंने मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर जो लिखे, उसमें उन्होंने सदान को यहाँ का मूलवासी बताया ही नहीं, बोला ये बाहरी लोग हैं, आउटसाइडर है। ठीक है, लेकिन वीपी केसरी जैसे लोगों ने उनके तथ्य को खारिज कर दिया, पूरी तरह से खारिज किया, और प्रमाण भी दिया कि खारिज करने के पीछे क्या प्रमाण है, कि हम किसी व्यक्ति को, मतलब सदान को हम कैसे, हम बाहरी आउटसाइडर कैसे कह सकते हैं। उन्होंने इसके पीछे अपना तर्क भी दिया। सारी चीजों को हम लोग देखेंगे एक एक करके, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सदान क्या आउटसाइडर था या इनसाइडर था, यहीं के थे या यहीं के मूलवासी हैं। आखिर आउटसाइडर बोला जाए तो जनजाति के लोग तो बाहर से आए थे, लेकिन बहुत पहले आए थे, हजारों साल पहले आए थे। तो हजारों साल पहले जब आए तो उनका अधिकार इस भूमि पर, पहला अधिकार तो उन्हीं का हो गया। क्या उसी समय सदान लोग भी आए होंगे? ऐसा अगर प्रमाण दिख रहा है, इसका मतलब वो भी तो इनसाइडर हुए, है ना? तो उन सारी चीजों पे हम लोग एक एक करके समझेंगे चीजों को। सबसे पहले देखते हैं जो सदान शब्द है ना, सदान, ये किन शब्दों से इनका उत्पत्ति हुआ है। इसके संबंध में कई सारे मत चलते हैं कि सदान कैसे बना है, सदान शब्द कैसे बना है। अच्छा, सदान का कॉन्सेप्ट तो झारखंड में ही है, दूसरे स्टेट में तो सदान नहीं है। तो यहाँ सदान बना कैसे शब्द, ये कि हम लोग सदान क्यों कहलाए, कैसे कहलाए। ठीक है, तो संस्कृत में अगर इसको तोड़ेंगे तो दो शब्द सद प्लस आन से ये शब्द बना हुआ है, और सद का अर्थ होता है संस्कृत में बैठना या विश्राम करना या बस जाना। संस्कृत में एक शब्द है सद प्लस आन, मतलब इसको अगर तोड़ेंगे तो सद प्लस आन से मिलकर सदान बना हुआ है। और सद का जो शाब्दिक मतलब संस्कृत में सद का जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है बैठ जाना, आराम करना या बस जाना। ठीक है, तो ये बोला गया कि जो सदान शब्द यानी सदान के जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, वैसे लोगों को सदान संबोधित किया गया जो यहाँ पे आकर के बसे, यहाँ पे आकर के विश्राम किया, यानी कि यहाँ पे आकर के बस गए। ठीक है, आउटसाइडर थे लेकिन यहाँ पे आकर के बसे, उसी को सदान कहा गया। तो एक थ्योरी चलता है क्या, शब्द प्लस आन से, यानी संस्कृत की जो भाषा है उससे जो थ्योरी निकलता है, उसके अनुसार जो बाहर से व्यक्ति यहाँ पे आकर के बसे वही सदान कहलाए। एक दूसरा शब्द है
नागपुरी भाषा में ना, नागपुरी लैंग्वेज में कबूतर जो है ना, कबूतर दो तरह के कबूतर की बात करता है। एक घर में जिसको हम लोग पालते हैं उस कबूतर की, और एक कबूतर जो जंगलों में रहता है, ठीक है, जंगली कबूतर। तो जो घर में बसा हुआ कबूतर है ना, उसको एक नाम नागपुरी में दिया जाता है जिसका नाम है सद पेरवा, परेवा, हाँ पेरवा, ये सद पेरवा, ठीक है। और जो जंगल में रहते हैं ना, जो जंगली कबूतर है, उसको बनिया कहा गया है, या फिर कहीं कहीं वनिया भी मिल सकता है, ठीक है। सद परेवा किसको बोला गया? जो घर में बसे हुए हैं, घर में बसे कबूतर, और ये जंगली कबूतर। अब लोग कबूतर खाते हैं क्या? हाँ, नहीं खाना चाहिए, पक्षी है। बहुत लोग खाते हैं ना कबूतर, पहले खाते थे हम भी, ठीक है, पहले हम भी खाते थे, लेकिन अब नहीं खाते हैं। कहने को है, वो तो बोलता है कि बकरा का पैर खाएगा तो पैर टूटना बंद हो जाएगा, तो पैर दुखता है तो कहाँ कुछ होता है, तो उसके चक्कर में मुर्गा का पैर लेके जाते, कुछ नहीं होता है और टूटता है, ठीक है। तो होता कुछ नहीं है, सिर्फ कहने को है कि सर्दी वर्दी ठीक होता है। और जो अच्छा, जो शाकाहारी उसका सर्दी कभी नहीं ठीक होता है, नहीं खाना चाहिए, पक्षी है ना। और पक्षी, और खास करके जो पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, रोबोट 3 क्या था, 2.0 ना, उस मूवी से हमको ये प्रभाव ज्यादा देखने को मिला, मतलब उस मूवी का हम पे प्रभाव पड़ा कि वाकई पक्षी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए, जो बर्ड्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वाकई में जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस मूवी से हमको ये प्रेरणा मिली, और तब से हम खाना छोड़ दिए हैं, और खाना छोड़ दिए, साथ में मेरी मम्मी को बहुत पसंद है तो उसको भी मना करते रहते कि मत खाओ, फिर भी नहीं मानती, हम घर में नहीं रहते तो मंगवा खा लेती है, लेकिन हम मना करते हैं कि नहीं खाओ, पक्षी है, ठीक है। तो ये जो घर में बसने वाला कबूतर है ना, जिसको सदपेरवा बोल रहे हैं, इसी को सदान कहा गया, इसी से सदान शब्द की उत्पत्ति हुई। सदपेरवा जो शब्द है, इसी से सदान शब्द की उत्पत्ति मानी गई, मतलब वैसे व्यक्ति जो जिनको घर में बसाया गया। और ये शब्द की उत्पत्ति ऐसे इसलिए माना गया होगा क्योंकि जब हम लोग नागवंशी पढ़ रहे थे उस वक्त हम लोगों ने देखा कि फनी मुकुट राय ने अपने साम्राज्य में बाहरी लोग आकर के बसा रहे थे। बाद के राजाओं ने, प्रतापगढ़ ने भी जब अपनी राजधानी चोटिया परिवर्तित की, तो वहां पे से भी बाहरी लोग आकर के मतलब वहां पे बसा रहे थे। तो हो सकता है संभवतः इसीलिए सदपेरवा शब्द से इसको कनेक्ट किया गया, और वैसे व्यक्ति जिनको हम घर में आश्रय देते हैं, जिसको घर में पालते हैं, उसी को सदान शब्द से संबोधित किया गया, ठीक है। ये दूसरा थ्योरी है, और ये किस भाषा से संबंधित है? नागपुरी, नागपुरी। अरे तो पूरे चला गया, आ गया। नागपुरी भाषा से, ठीक है। एक थ्योरी और है, तीसरा थ्योरी और बोल सकते हैं कि सदान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, सत या सत्य या सच से होगी। 3 शब्द चलता है, सत्य, सत्य या सच, ठीक है। अगर इसका मिला जुला अर्थ निकालें तीनों शब्द का, तो इसका मिला जुला अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो बुद्धिमान हो, सभ्य हो, सुंदर दिखता हो, ज्ञानी हो, ज्ञानी मतलब बुद्धिमानी हो गया, ठीक है। मतलब सदान लोग जब सदान को इसलिए मतलब बोला है कि सत्य या सच, इससे सदान शब्द बना है। और इसका अगर
एक सम्मिलित रूप निकाला जाए, सम्मिलित अर्थ निकाला जाए, तो इसका मतलब होता है या तो बुद्धिमान व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, या फिर जो सुंदर देखने में सुंदर हो। आखिर सुंदरता का अगर जो क्राइटेरिया हमारे समाज में उसके अनुसार सामान्य तौर पर आदिवासियों से सुंदर साधारण लोग बोलता है कि हम लोग का फेस कटिंग थोड़ा बढ़िया है, ठीक है, देखने में थोड़ा गोरा चिट्टा है। अच्छा, गोरा और काला का जो ये है ना, वो अंग्रेजों के द्वारा ज्यादा थोपा गया है, ठीक है। उससे पहले गोरा काला का उतना कॉन्सेप्ट था नहीं। सुंदरता अच्छा गोरा ही मतलब क्या कहते हैं, काला में नहीं हो सकता है क्या? अच्छा रहेगा अगर फेस कटिंग, तो उसमें भी सुंदरता अच्छा खासा है। अगर वैसा रहता तो एक मिस यूनिवर्स बनी थी, एक अफ्रीका की कोई लड़की बनी थी, याद कीजिए। अगर सुंदरता का पहचान सिर्फ गोरा होता तो क्या कभी बन पाती? नहीं बन पाती ना। तो सुंदरता का पहचान सिर्फ गोरा नहीं, काला भी है, ठीक है। तो रंग है ना भाई, वो तो हमारे अंदर एक पिगमेंट क्या कहते हैं जारी होता है। अगर ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो हम काला दिखेंगे, कम सीक्रेट हो रहा है तो गोरा दिखेंगे। और मैक्सिमम देखते हैं कि जो हिलीज एरिया होता है, या फिर हिली बोलते हैं जहाँ पे क्लाइमेट ठंडा क्लाइमेट है, वहां पे वो कम सीक्रेट होता है, इसलिए वहां के लोग गोरे होते हैं। अगर हम इक्वेटर के आसपास में है तो वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, तो ज्यादा सिक्रेशन होता है उसका, तो इसलिए हम लोग क्या होते हैं, ब्लैक, थोड़ा सा काला दिखते हैं, सांवले दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बार हमको देखने आया था ना, पहले होता हमको काला बोल के छाट दिया था कि काला दिखता है। अच्छा, लव मैरिज हुई थी तो देखने भी आया था, सारा प्रोसेस वो ला हुआ था, अरेंज मैरिज वाला प्रोसेस हुआ था, हम लेटर भी लिख के दिए थे उसको। जो लिखने बोलता है ना कि लड़का पढ़ा लिखा हो कि ना, तो लिख करके भी दिए थे, सारा कुछ हुआ था। तो देखने आया था कोई, उसके कोई भैया लगते थे, टीचर पारा शिक्षक थे, तो उन्होंने हमको बोला कि लड़का काला है, और हमसे ज्यादा काला थे। और सच में मजाक नहीं करे, सीरियस बोल रहे हैं, वो हमसे ज्यादा काला है। ऐसे हम बोलते हैं कि हम गोरे नहीं है, लेकिन उतने काले भी तो नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब चलने लायक है। तो वो हमको काला बोल करके छाट दिया था, लेकिन अल्टीमेटली मेरे ससुर जी को हम पसंद थे, तो उन्होंने उनकी बातों को नहीं लिया। क्या बोले? हाँ था, एक्चुअली बहुत विवाद भी हो गया था, मतलब विवाद कहने मतलब ना होने वाला था, फिर हुआ ऐसे कि बहुत दिक्कत हुआ। हम भी वो डेयरिंग वाला थोड़ा सा उस वक्त आशिक थे, समझे, फोन करके सीधा बोल दिए थे कि काहे नहीं कीजिएगा। मतलब एक्चुअली हुआ ये था, बताते हैं, ठीक है। कहानी क्या था, जैसे जो टीचर आया था ना पूछने के लिए हमसे, पहली बार में जो मेरे मतलब उनके पिताजी वो आए देखने के लिए, तो पसंद करके गए। अब एक और उनके भैया थे, तो वो अगर पसंद करता तो पसंद था, वो अगर खारिज कर देता तो खारिज था, ऐसे था। और ये भी नहीं था कि भाई कर ही लेना है, सो मतलब था, तो बात एक ही कास्ट थे, तो बात चला। अब वो जो आया था देखने के लिए, उनको लेटर लिखने बोला एमएलए पे, और उससे पहले मेरे पिताजी उनको देखने के लिए गए हुए थे, मतलब मेरी वाइफ को। तो वो अंग्रेजी में लिख के दी थी लेटर, ठीक है। मेरे पापा भी लिखने के लिए बोले तो अंग्रेजी में लिख के दियो। उस समय तो याद रहता है, बैक टू से दैट करके पूरा 10th में पूरा रटले रहता है, उसको लिख के दे दी। तो प्रिंसिपल पे लिख के दे दी थी लेटर। अब हमको लिखने बोला एमएलए पे, हम हिंदी में लिख दिए। तो जाके बोल रहा है लड़का पढ़े में तेज ना हो, लड़का कार हो, है ना। तो हम एक्चुअली डेयरिंग में आ गए थे, तो उसमें इगोइस्ट थे हम, इगोइस्ट नहीं बोल सकते, तो गुस्सा आता था हमको, आता था गुस्सा जनरली, उसमें हम थोड़ा परेशान आत्मा रहते थे। अब नहीं रहते हैं, अब जानते हैं कि सिचुएशन किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, वो आपके अंदर भी आ जाएगा धीरे धीरे, जब बड़े होइएगा ना, मैच्योरिटी लेवल जब बढ़ता है ना, तो मतलब कहते हैं सिचुएशन से लड़ने की क्षमता अपने आप आ जाती है। उस वक्त समझ लीजिए कि मेरा एज 21-20 के आसपास में होगा, ठीक है, 20-21 के आसपास में। तो आप समझ सकते हैं उसमें क्या मैच्योरिटी लेवल रहेगा मेरा, वो तो बहुत लो रहेगा ना। तो हम फोन करके बोल दिए, कौन बोलता है पढ़ने में कमजोर है, उसको लाइए मेरे सामने, लड़ाई है मेरे साथ, देखते कितना पढ़ने में तेज है। उस वक्त मेरा मैथ बहुत बढ़िया था, मतलब मैथ हम तैयारी किए थे एक्चुअली, कंपटीशन का ये वाला, सैनिक स्कूल नवोदय सबका तैयारी किए हुए थे, तो मैथ मेरा बहुत बढ़िया था। तो हम इसी मतलब लेकर के उससे हम बहस कर मतलब बोले थे। तो मेरे पिताजी जो अभी पिताजी मतलब उनके पापा जो है, उनको एक बात हमको बोले, वो बात मेरे दिमाग में जहन में बस गया, आप लोग को भी सुनना चाहिए। बोले एक बात बताइए कि दुनिया अगर
आपको बोले कि आपका कान कौवा लेकर के भाग रहा है, तो आप कौवा के पीछे दौड़िएगा, अपना कान पकड़ मतलब ढूंढिएगा, मतलब अपना कान ढूंढेंगे। हाँ तो बोलने दीजिए जो बोल रहा है सो। और वो आज भी मेरे दिमाग में वो चीज रहता है। उसके बाद कोई भी मेरे पीछे कुछ भी बोले, हमको कोई फर्क नहीं बुझाता है। आप लोग भी कुछ बुराई कीजिएगा मेरे, तो हमको कोई फर्क नहीं बुझेगा। ठीक है, तो वो चीज है कि दुनिया आपके पीछे बहुत कुछ बोलेगी, आपके मुंह पे भी बोल देगी, लेकिन वो सब सारी चीजों को माइंड लेकर के चलने लगेगा ना, तो फिर आपका तैयारी गड़बड़ा जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दुनिया कुछ भी बोले, बोलने दीजिए उसको। आप अपने काम, अपने सोच, अपने विचार से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, समझे। आपका जो थॉट है, आप जिस व्यक्तित्व के साथ हैं, उसको अगर आप खो दीजिए किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के, आपको अगर कोई दूसरा गुस्सा दिला दे रहा है, तो आप आपके ऊपर आपका कंट्रोल है क्या? नहीं है। आपको गुस्सा तब आना चाहिए जब आपको लगे कि हमको गुस्सा होना है, समझ रहे ना। तो इसीलिए याद रखिएगा, कौवा के पीछे नहीं दौड़िएगा, अपना कान ढूंढिएगा, ठीक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, वही बोले सुंदर उंदर व्यक्ति, थोड़ा देखने में लगता था कि सदान थोड़ा आदिवासी से सुंदर दिखता था, तो कपड़ा उपड़ा भी डेयरिंग पहनता होगा, धोती उती पहनता होगा, ठीक है। तो इसीलिए सदान को सुंदरता से के साथ जोड़ दिया गया। जो सुंदर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अब बुद्धिमान तो था ही, लोग ठगने का काम करता था शुरू में आकर के। आप देखेंगे कि कंपनी के साथ जो भी सदान लोग आए, उसमें उस वक्त भी जो व्यक्ति आए ना, उसको सदानी हम लोग भी बोलते हैं। वो नवागंतुक सदान के नाम से उसको हम लोग ये संबोधन मतलब ये करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो जो कंपनी के साथ जो सदान आए, जमींदार आए, उसके साहूकार आए, उसके जागीरदार आए, ठीक है, वो सब क्या थे? ठगने वाले तो व्यक्ति थे। जनजातियों को कुछ पैसे दे दिए, मतलब कर्ज के तौर पे, और उसी ट्रैप में फंसा लिए। व्हाइट पेपर पर साइन ले लिए, उसमें अगर 50 रुपए दे रहे 500 बना दिए, वो ट्रैप में फंसा लिए। अब उसका जमीन वमीन सारा कुछ छीन लेते थे। तो ठगने वाले बुद्धिमान तो थे ही, है ना। तो इसी से इसकी डिफाइन किया गया कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है, थोड़ा देखने उखने में बढ़िया है, वही सदान कहलाया। और ये सत और सत या सच से मिलकर के बना है सदान शब्द, ठीक है। एक थ्योरी और चलता है जो कि जनजातीय भाषा से संबंधित है, जिसमें एक शब्द है जिसका नाम है सदौम, ठीक है। ये जनजातीय भाषा से मुंडारी संथाली भाषा में ये ज्यादा प्रचलित है ये शब्द। इसका मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। और बोला कि जो व्यक्ति ना बाहर से झारखंड आया और घोड़े का प्रयोग करता था, घोड़े का प्रयोग क्यों करेगा? दो कारण, एक व्यापार, दूसरा युद्ध, ठीक है। तो जो बाहरी लोग व्यापार और युद्ध के लिए झारखंड आए और यहीं पे आकर के बस गए, उसे ही हम सदान कहते हैं। उसी सदोम से ही बना सदान, ठीक है। समझ में आया? जनजातीय भाषा में एक शब्द है जिसका नाम जो है सदोम। सदोम का अर्थ होता है घोड़ा। और वैसे व्यक्ति को संबोधित किया गया जो घोड़े के माध्यम से झारखंड आए थे। और घोड़े के माध्यम से क्यों आएंगे? दो रीजन है, या तो व्यापार करने के लिए आएंगे या फिर युद्ध के लिए आएंगे। और व्यापार करने के लिए जो व्यक्ति आ रहे हैं, कालांतर में यहीं पे बस गए, समय के साथ यहीं पे बस गए। युद्ध करने के लिए बहुत लोग आते थे, यहीं पे रह जाते थे, ठीक है। तो उसी को सदान बोला गया आगे चल करके। तो ये थ्योरी चलता है सदान से संबंधित कि सदान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई सदान है कौन? अच्छा समय है ना हम लोग पास, देखिए तो 15 मिनट है, हो जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई सदान हम कहेंगे किसको? अगर सिर्फ हम गैर आदिवासी व्यक्ति को सदान बोले तो वो व्यक्ति भी शामिल है जो आजादी के बाद झारखंड आए हुए। अगर गैर आदिवासी व्यक्ति को ही सिर्फ सदान बोले हम कि अगर गैर आदिवासी व्यक्ति ही सदान है यहाँ का, तो उसमें तो वो भी व्यक्ति शामिल है ना जो 1947 के बाद या 1950 के बाद आए। 1950 के बाद देखते हैं ना कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन अच्छा खासा होता है, एचईसी का गठन होता है, देखते होंगे बोकारो का ये हो रहा है, मतलब बोकारो स्टील प्लांट का हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे उद्योग हमारे यहाँ बैठ रहे थे, हमारे डीवीसी प्रोजेक्ट लग रहा था, ठीक है। और भी बहुत सारे उद्योग यहाँ पे बैठे, इसका क्या होता है, इस टाटा स्टील का एक्सटेंशन हो रहा था। तो उर्वरक कारखाना बैठा,
ठीक है। तो बहुत सारी चीजों के यहाँ पे क्या होता है, एक बोल सकते हैं कि औद्योगिकरण हो रहा था इस क्षेत्र का, और यहाँ पे संसाधन तो बहुत सारे थे। आज भी हमारा 40%, पूरा भारत का 40% संसाधन कहाँ है, झारखंड में ही है, उपलब्ध है। इसीलिए तो झारखंड को भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। जर्मनी का जो रूर प्रदेश है जहाँ पे खनिजों की बहुलता है, उसी तरह झारखंड भी खनिजों की बहुलता है। तो बाहरी लोग भी तो आ रहे थे उस वक्त यहाँ पे, और उस वक्त देखते हैं ना डेमोग्राफी डिविडेंड बहुत ज्यादा चेंज होता है। जो जनसांख्यिकी जो ये है ना 1950 के बाद बहुत जल्दी चेंज होता है, 1960-70 के आसपास में जाकर के, मतलब बाहरी लोगों का बहुत ज्यादा यहाँ पे आना हुआ उस वक्त 60-70 के दशक में। तो वो तो सदान नहीं ना है, सिर्फ आउटसाइड बोल सकते हैं कि सिर्फ गैर आदिवासी का देने से सदान व्यक्ति परिभाषित नहीं होता है। और सवाल ये उठता है कि जब गैर आदिवासी को सदान नहीं बोलेंगे तो सदान बोलेंगे किसको? ऐसी रॉय ने अपने एक थ्योरी दिया कि भाई सदान लोग जो है ना वो यहाँ के व्यक्ति नहीं है, वो आउटसाइडर ही है, किसी भी समय यहाँ पे आके बसे हैं, जो कि समय के साथ जैसे राजाओं द्वारा बसाया गया, अंग्रेजों द्वारा बसाया गया, लेकिन यहाँ के नहीं है। तो बीपी केसरी ने उसके अगेंस्ट में उसके थ्योरी को खारिज किया और बोला कि अगर सदान व्यक्ति बाहरी लोग हैं, आउटसाइडर हैं, तो एक बात बताइए, जनजातियों की जो संस्कृति है, जनजातियों की संस्कृति में एक चीज हम लोग देखते हैं कि उनके जो धार्मिक क्रियाकलाप है या धार्मिक परिस्पेक्टिव, धार्मिक परिप्रेक्ष्य जो है धर्म का, जो आदि धर्म है, शरणा धर्म है, उसमें एक चीज ये है ना कि उनमें मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आज तक सदानों की, आदिवासियों के मंदिर देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं ना। तो उनमें मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उनमें कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जैसे हम लोग की धार्मिक ग्रंथ है ना, हर एक धार्मिक समुदाय का एक धार्मिक ग्रंथ होगा। हमारे भी रामायण है, महाभारत है, वेद है, ठीक है, उसका कुरान है, इस्लाम में कुरान है, ठीक है, ईसाई लोग का भी है, बाइबल है। तो हर एक समुदाय की अपनी एक धार्मिक, हर एक मतलब धार्मिक समुदाय की अपनी एक क्या है, धार्मिक बुक है। लेकिन जनजातियों की ऐसी कोई भी, जनजातियों में ऐसी कोई भी चीजें नहीं पाई जाती, कोई भी धार्मिक बुक नहीं है। अगर कुछ धर्म को छोड़ दिया जाए, जैसे वैदिक धर्म की उत्पत्ति से संबंधित विवाद है जरूर, लेकिन कुछ कुछ प्रमाण जरूर मिलते हैं। बाकी उसके बाद जितने भी धर्म है, चाहे ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सबकी उत्पत्ति का तो प्रमाण दिखता है ना हमको। प्रमाण तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कब इनका उद्भव हो रहा है, कब इनका विकास हो रहा है। लेकिन जनजातियों में उनके धर्म का विकास कब हुआ है, कब उनका उत्पत्ति हुआ, इसका कोई भी प्रमाण नहीं। समझ रहे बात को? कोई भी एविडेंस नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में वैदिक का तो वैदिक ग्रंथ दिखता भी है, उनमें तो वो भी नहीं है। तो ये दोनों धर्म में क्या है, डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस देख रहे हैं ना, हिंदू धर्म और सदान धर्म में डिफरेंसेस। अभी डिफरेंसेस को समझिए, फिर बता रहे कि कैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है। डिफरेंसेस है, उनमें मंदिर नहीं है, शास्त्र मतलब किसी तरह का कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं है, ठीक है, प्रकृतिक पूजक है। उनका जो धर्म जो विकास हुआ है ना, वो प्रकृति से हुआ है। कहने का अर्थ है कि प्रकृति चीजों को ही उन लोग भगवान माने, बोंगा मानने लगे, उसी से अपनी उत्पत्ति मानने लगे। जैसे उसकी आजीविका चलाने वाले चीज होते थे प्रकृति, उनकी आजीविका पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थी, वनों पे निर्भर थी, जंगलों पे निर्भर थी, तो उसी की पूजा करने लगे वे लोग, ठीक है। सूर्य भगवान उसको एनर्जी देते थे, रास्ता दिखाते थे, तो उनके अनुयायी बन गए, उनको पूजने लगे। सबसे ऊपर में थे, सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि रहस्यमय तरीके से निकलते थे और डूबते थे, तो सबसे बड़ा बोंगा उसको बोल दिया गया। अगर सबसे बड़ा रहस्यमय, अगर अभी तक अगर विज्ञान उतना विकसित नहीं हुआ रहता, तो सूर्य तो एक रहस्य था ना, उसको तो हम लोग सूर्य देवता के रूप में भी देखते हैं। लेकिन अभी तो सैटेलाइट आदित्य एल भी भेज दिए, भाई सूर्य देवता को देख करके आओ कैसे दिखते हैं, ठीक है। और नासा के भी सूर्य मिशन था जो कि सबसे नजदीक गया हुआ था, तो एक रहस्य था सूर्य। तो उस समाज के लिए भी तो रहस्य था, जनजातीय समाज के लिए भी तो ये सूर्य रहस्य था। तो रहस्य जब था तो उसको सबसे बड़ा बोंगा बोल दिया गया। समझ रहे बात को? तो इस तरह से इनके धर्म का, इनके एक बोल सकते हैं धर्म का विकास हुआ, सरना धर्म का विकास हुआ। अब सवाल ये उठता है कि भाई हिंदू धर्म में और सरना धर्म में इतने सारे डिफरेंसेस है, तो हम किस प्रकार प्रमाणित करेंगे कि यहाँ पे प्राचीन में
सदान लोग रहते थे, प्राचीन में गैर जनजातीय लोग रहते थे। तो खुदाई से इसका प्रमाण मिलता है। हमारे यहाँ देखेंगे कि 6ठी शताब्दी बीसी के आसपास में, 6 बीसी के आसपास में, 600 बीसी के आसपास में, या जो अब हजारीबाग में देखिए बौद्ध केंद्र मिलता है ना, बौद्ध धर्म का बहुत सारे अवशेष मिलते हैं ना। दालमा वाला क्षेत्र देखिए, जैन धर्म का देखिए, ये पार्श्वनाथ देखिए, 23वें जो तीर्थंकर थे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसके अलावा 20 लोगों को और निर्वाण की प्राप्ति हुई, मतलब 19 लोगों को, कुल 20 लोगों को निर्वाण की प्राप्ति पार्श्वनाथ में हुई। एक शीतलनाथ देव है जो उनके तीर्थंकर है, शायद 10वें है, उनका जन्म बोलता है कि चतरा में हुआ है, माना जाता है ऐसा। सराक जनजाति जिसका हम लोगों ने उल्लेख किया कि वो मुंडाओं से पहले यहां रह रही थी, जो श्रावक से बनी हुई है सराक, ठीक है। तो जो मंदिर यहाँ पे मिल रहा है, जो बौद्ध केंद्र मिल रहा है, ये सब किसका प्रमाण दिख रहा है कि यहाँ पे गैर जनजातीय लोग भी रह रहे थे पहले से, दिख रहा है ना ये प्रमाण। तो इसी को बेस बना करके बीपी केसरी ने कहा कि नहीं, जो सदान है वो आउटसाइडर नहीं है, वो यहीं के व्यक्ति हैं और उनका भी उतना ही अधिकार है जितना जनजातियों का अधिकार है। बीपी केसरी ने इसको प्रूफ किया इस तरह से। और सच भी है कि भाई जो कॉन्सेप्ट जनजातियों में नहीं है, वो कॉन्सेप्ट का अगर प्रमाण हमको यहाँ से दिख रहा है, से 1000 साल पहले, 1000-2000 साल पहले का अगर यहाँ पे दिख रहा है, तो उसका वो भी तो यहाँ के इंसाइडर हुए ना, वो भी तो यहाँ पे आकर के बसे बहुत पहले ही, प्राचीन युग में, जिस वक्त जनजाति लोगों के यहाँ पे बसा हो रहा था, उस वक्त उसका भी बसा हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि सदान यहीं के व्यक्ति हैं और इनकी संस्कृति भी यहीं की है। अब सदान, जो सदान जनजाति है ना, उसका एक और थ्योरी ये चलता है कि भाई जैसे हम लोग सबसे पुराना अभी किसको मानते हैं, सबसे पुराना असुर को मानते हैं कि झारखंड में सबसे पुराना असुर है। असुर क्या काम करता है? लोहा गलाने काम करता है, मैंने बताया था, ठीक है। जब लोहा गलाने काम करता है और लोहा बड़े, मतलब बोल सकते हैं कि बड़े स्तर पे पूरा समुदाय, पूरा असुर समुदाय लोहा गला रहा था। और मन में ये तो उठना चाहिए भाई, लोहा किसके लिए गलाएगा? वो अपने लिए उतना गला करके अपना यूज करेगा। सवाल उठ रहा है ना कि अपने लिए तो उतना मास स्तर पे लोहा तो नहीं गलाएगा, और उतना गला करके, मतलब उतना लोहा का औजार बना के अपने लिए यूज कर लेगा उतना। तो यहाँ कोई जरूर जनजाति, कोई जरूर समुदाय रहता होगा जो उसके लोहा का यूज करता होगा। और लोहा 2 जगह यूज होता है, उस समय यूज होता था, अभी नहीं, अभी तो बहुत जगह यूज होता है, उसमें 2 जगह यूज होता है। मतलब अगर मेजर पार्ट देखे तो किसमें, एक तो कृषि कार्य में और दूसरा युद्ध में, जो कि तलवार बनते थे। आपको बता दें कि 10वीं की तलवार यहाँ के असुरों के लोहे जो गलाते थे उससे बनता था, जिसके दोनों तरफ काटने का ये होता था, धार होता था, स्लैश करने का दोनों तरफ का ये होता था। भारतीय तलवार में एक तरफ से होता था। तो ये भी प्रमाण, मतलब इससे भी प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पे पहले से भी कोई ऐसी जाति रह रही थी, कोई ऐसी समुदाय रह रही थी जो असुरों द्वारा गलाए गए, जो बनाए गए लोहे के सामान का उपयोग कर रही थी, है ना? प्रूफ तो कर रहा है। तो इससे यह प्रमाण होता है कि असुर के पहले भी यहाँ पे सदान लोग रहते थे, या असुर के समकक्ष लोग यहाँ सदान रह रहे थे जो उनके लोहे का उपयोग कर रहे थे, चाहे युद्ध के लिए कर रहे हो या कृषि के लिए कर रहे हो, ठीक है। ये 2 ऐसे बोल सकते हैं कि रीजन है जिसकी वजह से ये करीब करीब सभी लोग मानने लगे हैं कि यहाँ के जो सदान है वो काफी दिनों से, प्राचीन युग से यहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो सदान है, जो प्राचीन सदान, ऐसे अब हम लोग देखेंगे। हम लोग सदान को अब 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक को प्राचीन सदान, एक को मध्य सदान, और एक को बोलेंगे नवागंतुक सदान, ठीक है। अच्छा, एक डायग्राम बनाए थे ताकि समझ में आए। जैसे सदान है ना, पहले झारखंड की आबादी को 2 कैटेगरी में बांटे थे, एक आदिवासी और एक गैर आदिवासी, ठीक है। एक आदिवासी समुदाय और एक गैर आदिवासी। अब इस गैर आदिवासी समुदाय जो है ना, इसको फिर हम लोग 2 कैटेगरी में बांटेंगे।
गैर आदिवासी, मूलवासी और बाहरी। ठीक है, अब जो गैर आदिवासी मूलवासी है इसको फिर हम लोग तीन कैटेगरी में बांटेंगे। एक है प्राचीन शदान, दूसरा है मध्य शदान या मध्यकालीन भी बोल सकते हैं, मध्य शदान, लेकिन मध्यकालीन बोलना ज्यादा सुटेबल नहीं है क्योंकि ये फनी मुकुट राय से इसका संबंध है, फनी मुकुट राय के बाद के काल से है, तो उस वक्त प्राचीन ही चल रहा था। और एक हो गया नवागंतुक। नवागंतुक शदान। ठीक है, अब इस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि भाई शदान इसमें से कौन है। ये तो शदान नहीं है, आदिवासी पहले छट गया। गैर आदिवासी समुदाय में दो समुदाय आएंगे, दो लोग, इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो गैर आदिवासी मूलवासी, जो गैर आदिवासी है और यहाँ का मूलवासी है, और एक है बाहरी लोग, आउटसाइडर। ठीक है, आउटसाइडर कहने का मतलब है जो आजादी के बाद यहाँ पे आकर के बस रहे हैं। जो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन जब हुआ हमारे झारखंड में, थोड़ा बहुत जो भी हुआ है 1950 के बाद ही हुआ है, उससे पहले एक ही मेजर फैक्ट्री था जो कि टाटा का था। ठीक है, तो बहुत सारे उद्योग बैठने लगे, बहुत सारे खानों की उत्पत्ति, मतलब खान संसाधन निकालने जा लगे, खनन के क्रिया बढ़ने लगी, तो लेबर की आवश्यकता पड़ी। तो लेबर बाहर से बिहार से आ रहे थे, बंगाल से आ रहे थे, अब देखेंगे पंजाब वगैरह से आ रहे थे। आप लोग ने कैसी अभी देखा होगा मूवी, ये रानीगंज करके मूवी आया था ना अक्षय कुमार का, उसमें पंजाबी ही तो रहता है वो। मतलब उस वक्त बाहरी लोग यानी पंजाब से लोग भी यहाँ करके काम कर रहे थे कोयला खदानों में, वो लोग यहीं पे बस गए। तो ये जो बाहरी लोग है ये तो शदान है ही नहीं, यानी 1950 के बाद या 1947 के बाद जो व्यक्ति यहाँ पे आया उसको शदान की कैटेगरी में हम लोग, हो गया क्या समय, उसको नहीं रखेंगे। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, उसको नहीं रखते हैं।